नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय जनता दल का ये प्रयास, ये संदेश पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा और सद्भाव, ये इस प्रयास का संदेश बहुत दूर दूर तक, यहाँ तक कि त्रिपुरा अपना एक बहुत सुदूर प्रांत है यानी पूर्वोत्तर भारत में, वहाँ तक भी जा रहा है। और देशवासी हमारे भारतीय भाई बहन इसी भारतीय जनता दल के इस संदेश, इस पैगाम को महत्व दे रहे हैं कि पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता होनी चाहिए। एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई है कि जो ये राजनीतिक दल है वो इसको रोकने का और अपरोक्ष रूप से इसका उपहास करने का जो है एक दुष्प्रयास कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि एक सज्जन एक यूट्यूब पर बैठे हैं, भारतीयता किए हुए हैं, भारतीयता से क्या हो जाएगा, भारतीयता क्या रोटी देगा, खाना देगा, रोजगार देगा, महंगाई हटाएगा। उन सज्जन से पूछा जाना चाहिए कि यदि राष्ट्र भारत है तो भारतीयता की बात नहीं होगी तो क्या तो क्या वो चीनी की बात होगी, पाकिस्तानी की बात होगी, जापानी की बात होगी। और इसको दूसरे रूप में भी आप समझ सकते हैं कि आज ये भारतीयता पर सवाल उठा रहे हैं, कल को इनका मन इतना यानी भारत विरोधी इनके हौसले इतने बढ़ जाएंगे जैसा कि इनकी प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति जो है वो रोकी नहीं जा रही है। कल को ये भारत राष्ट्र पर ही सवाल उठा देंगे, ये भारत क्या होता है, और फिर इसके बाद भारत के संविधान पर भी ये सवाल उठा देंगे कि भारत का संविधान क्या होता है। तो ऐसे बददिमाग वालों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। बस उनको यही बताना है कि जब राष्ट्र भारतवर्ष है तो भारतीयता की ही बात होगी, भारत के संविधान की ही बात होगी, और इसी से सब कुछ देश में एकता, मजबूती, रोजगार, सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो ये तो वो दिमाग में भी डाल लें। और ये कहते कौन है? ये कहने वाले
इस समाज को विखंडित करने वाले हैं। ये समाज को अपने भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ताकतें बोल रही हैं, और ये ताकतें अलग अलग स्टिकर को चिपकाए हुए हैं। एक ताकत वो राष्ट्रवाद का स्टिकर वो लगाए हुए है, उसके भी खासियत हम बता रहे हैं। दूसरा जो है वो एक अपना नाम रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल बराबर, भारतीय अवाम ताकत बराबर जो है ये बता रहा है कि ये कितने अराष्ट्रीय जहाँ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके विषय में कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, बल्कि ये GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांगा चौकड़ी काकस है, और वो अपने को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहता है। वस्तुतः वो भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी एक कुनबा है। और उसी प्रकार समाजवाद का स्टिकर लगाए हुए बहुजन समाज का, बहुजन समाज बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का स्टिकर लगाए हुए, तृणमूल कांग्रेस का स्टिकर लगाए हुए, और भी स्टिकर उन स्टिकर पर मत जाइए। इनके जो भारतीय समाज विरोधी जो इनकी प्रवृत्तियां हैं और जो इनके कारनामे हैं, उन पर ही गौर करिए, तो इनके स्टिकर की असलियत सामने आ जाएगी। ये सुना गया था कि ये मोदी महोदय कहीं पर भाषण वगैरह में, ये मोदी महोदय मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहीं कह रहे थे कि भाई ये पता नहीं जातिवाद कब खत्म होगा। उनके सिपा सालार जो है बीजेपी के नेता और प्रवक्ता तो कहते हैं कि मोदी जी ने जातिवाद खत्म कर दिया, और मोदी जी ही जो है कह रहे हैं कि पता नहीं ये जातिवाद कब खत्म होगा। तो एक तो मोदी जी और उनके नेता और प्रवक्ताओं में ही एक विरोधाभास है, और समस्या यहीं तक नहीं है। जातिवाद खत्म करके वो उनकी जो मंशा है, या बीजेपी वालों की जो मंशा है, वो हिंदू एकता की बात करते हैं। जरा इनके घिनौने मंसूबे को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें। भारतीय अवाम ताकत दल कहता है, और भारतीय अवाम ताकत दल कोई अपने आप से नहीं कहता है। जो हमारे अमर शहीद और क्रांतिकारी परम राष्ट्रभक्त रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं देश की आज़ादी के लिए, और भारत माता की बल वेदी पर अपने प्राण से सर्वस्व न्यौछावर किया है, जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के थे, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु के थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की थी, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा जो कि कर्नाटक की थी, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो जो कि नागालैंड की थी, इत्यादि ने जो अपनी कुर्बानी शहादत दी है, उसका मुख्य संदेश यही है कि हम सभी भारतीय हैं। उन्होंने अपनी जो जान दी तो कोई अपने नागालैंड के लिए, कोई अपने बंगालियों के लिए,
कोई अपने प्रदेश के लिए, कोई अपने कौम के लिए नहीं दिया, पूरे भारत के लिए और अपने सभी भारतीय भाई बहनों के लिए दिया। उनकी मूल भावना थी कि हमारा देश ये भारत है और सभी लोग भारतीय हैं। तो ये उनका संदेश और आदेश है। दूसरा हमारे संविधान का, जिससे ये पूरा देश, उसकी व्यवस्थाएं संचालित होता है, नियंत्रित होता है और आदेशित होता है और निर्देशित होता है। तो इस मौलिक तथ्य को सभी लोग सभी हमारे भारतीय भाई बहन और वो अराजक तत्व जो कि इस समाज में, भारतीय समाज में जातियों के आधार पर तथाकथित, हालांकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे देश में एक ही जाति है, या हमारा समाज जातिहीन समाज होना चाहिए। तो वाकई में जब हमारे देश का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो हमारी बस एक ही जाति हो गई। हमारी एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। लेकिन ये विखंडनकारी ताकतें वो संविधान का बराबर अनादर करते हुए, ये बात जरूर है कि जब वो उनको मंत्री बनना होता है, विधायक और सांसद बनना होता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना होता है, तो उसी संविधान की शपथ लेते हैं जो कि कहता है कि हम भारत के लोग मंत्री बन गए, शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बन गए, शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन संविधान के उस आदेश का कि हम सभी भारतीय हैं, बराबर ये उल्लंघन करते हैं। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन गौर से देखें, और जो ये विखंडनकारी ताकतें भी जरा देख लें, जो बराबर उस संविधान के उस आदेश का उल्लंघन करते हैं जो कि कहता है कि हम भारत के लोग, और फिर उसी संविधान की शपथ लेकर के मंत्री बनते हैं। तो ये इस तरह का इनका जो चरित्र है, भारत के संविधान विरोधी और भारत विरोधी, उसके विषय में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको जरा गौर से देखें और समझे। तो मोदी महोदय कह रहे थे कि पता नहीं जातिवाद कब मैंने हाँ, तो बाबा साहब ने कहा कि हमारी एक ही जाति है। वाकई में संविधान लगने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद हमारी एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं। इस तथ्य को हमारे सभी भारतीय भाई बहन, 135 करोड़ भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ। तो इसमें फिर जो ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं मोदी महोदय, कह रहे कि जातिवाद कब जाएगा। इनकी मंशा जरा देखिए। ये सिर्फ जो जातियों के आधार पर, और कौन जातियों, जो संविधान लगने के पहले जो हमारे जो भारतीय भाई बहन मैंने अपनी जातियों में अपनी पहचान अस्मिता ढूंढते थे, उन्हीं जातियों में और उन्हीं संप्रदायों में जो ढूंढने की आदत जो है संविधान लगने के बाद भी वो रुके नहीं। वही विखंडनकारी सोच जो कि जारी रही, और उसी विखंडनकारी सोच को ये हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो विखंडनकारी ताकतें हैं, इसका शोषण करते रहे, इसका दोहन करते रहे। तो उसमें जो ये मोदी महोदय का ये कहना ये जातिवाद कब जाएगा, उनकी मंशा है। जरा हमारे भारतीय भाई बहन जरा
इस पर गौर करें। मोदी महोदय बीजेपी वाले भी कहते हैं, मोदी अकेले नहीं कहते, सुधांशु त्रिवेदी भी कहता है कि देखिए ये जो गिनाते हैं हिंदुओं में ठाकुर, ब्राह्मण, यादव और वो तो जो है वो जो राजभर है वो एक साथ में पता नहीं 200 से 250 जातियों को गिनाता है। तो इतने भेद विभेद हैं, इतना विखंडन है। और इसके बाद मुसलमान ये सिद्धांत सुधांशु त्रिवेदी कहता है। उसके कहने का मतलब है कि यानी हिंदू सनातन का जो वो तबका है वो इतनी जातियों में बटा हुआ है, जो जैसा कि मैंने मीडिया वाले और भी लोग कहते हैं। और इसके बाद मुसलमान में एकता है, यानी उनके तर्क के अनुसार, बीजेपी वालों के तर्क के अनुसार। तो वो जो बराबर इस बात को बल देते हैं कि ये जातिवाद तोड़ करके हिंदू एकता होनी चाहिए, ये कहना उनका है। यही मंशा ये प्रधानमंत्री मोदी महोदय की थी कि ये जातिवाद तो तोड़ करके हिंदू एकता कब आएगी। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, भारतीय जनता दल कहता है कि इस देश को हिंदू एकता की जरूरत नहीं है, इस देश को मुस्लिम एकता की भी जरूरत नहीं है। इस देश में ईसाई एकता की भी जरूरत नहीं है, सिख एकता की भी जरूरत नहीं। ये सभी बीजेपी वाले और लोग कान खोल के सुन ले, इस देश को हिंदू एकता की जरूरत नहीं है, इस देश में भारतीय एकता की जरूरत है। तो भारतीय एकता को तोड़ने के लिए इनके तोड़ने के लिए और हिंदू एकता को यानी भारतीय एकता को तोड़ने के लिए ये हिंदू एकता का यानी वो तर्क जो है घुमा करके वो देते हैं सिर्फ। और वो भी इनकी मंशा जरा पहचानिए, सिर्फ वोट के लिए कि हिंदू एकता हो जाए और फिर उनमें वही उनको कहीं तो डर दिखाते हैं कि ये मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। और भूतकाल में जो इस तरह से जो मारकाट हुई थी उसका उदाहरण देते हैं। पूरा ईरान जो है इस्लाम हो गया, पूरा अफगानिस्तान इस्लाम हो गया, तो भारत को भी इस्लाम बना देंगे, इस तरह का वो डर दिखाते हैं। तो हिंदू एकता वो ला देंगे माने उनके अनुसार। और इसके बाद जिस प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये इस जेएनपीसी ने दोहन करके 60-70 सालों तक उनको डरा करके और उनको डरा करके यानी वोट बैंक बना करके उनको दोहन करके सत्ता पर कब्ज रही और इस देश के लिए अभिशाप वो बनी, इस देश को लूटती रही और हर एक संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाती रही, देश को खंड खंड और तार करती रही, हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों को नारकीय जीवन देती रही और देश के खिलाफ गद्दारी भी करती रही। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा करके और उनको अपना वोट बैंक बना करके ये इस तरह का राष्ट्रीय अपराध भारत के विरुद्ध अपराध वो करती रही। ठीक यही मंशा ये भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके जबकि इस देश को भारतीय एकता की जरूरत है। ये भारतीय एकता की ये भारतीय एकता की माने ये भारतीय एकता की बात नहीं करते हैं,
और भारतीय एकता इस देश को चाहिए, ऐसा भी नहीं करते हैं। ये हिंदू एकता की बात करते हैं। बराबर देखिए, ताकि 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 हिंदू लोग इकट्ठा करके, इकट्ठा उनको एक जो है करीब 80% के आसपास उनको वोट मिल जाएगा और निरंतर ये सत्ता पर काबिज रहे। ये इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर इनको बता रहा है कि ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये सत्तावादी है, सत्ता के सौदागर हैं। ये देश को जरूरत है भारत सिर्फ भारतीय एकता की। इनके कुतर्कों को जरा उसको भी ठीक से पढ़ने की जरूरत है। कोई कह रहा था कि साहब जब हिंदू एकता आएगी, मुस्लिम एकता आएगी, इससे तो वही तो भारतीय एकता है। गलत। हिंदू एकता की ये दीवार खड़ी है, मुस्लिम एकता की दीवार खड़ी है, तो फिर उन दीवारों को तोड़ने की आवश्यकता वो पड़ जाएगी। और ऐसा काम ही नहीं करना है, ऐसा काम ही नहीं करना है। फंडामेंटल ये रॉन्ग है, मौलिक रूप से ये गलत है। ये है कि ये इसलिए कि संविधान कहता है, हमारे शहीद पैगाम देखे हैं कि हम हिंदू नहीं, इस देश में हम हिंदू नहीं हैं, हम भारतीय हैं। यहीं पर जो है वो, और इसको बड़ा घालमेल करते हैं सभी बीजेपी वाले। तो बोलते हैं कि जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। कभी माने हिंदुत्व को भारतीयता सभी ऊपर वो करने लगते हैं। तो इस देश में, क्योंकि हमारा देश एक संवैधानिक देश है, इसमें कोई हिंदू नहीं है, इसमें कोई मुस्लिम नहीं है, इसमें कोई ईसाई नहीं है, कोई सिख नहीं है। ये हिंदू सनातन एक आस्था है। उस आस्था को अपनाने की सबको आज़ादी है, इस्लाम को अपनाने की सबको आज़ादी है, लेकिन वो व्यक्तिगत आस्था है और व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत रूप में निभाए जाने की आवश्यकता है। घर के अंदर आपकी जो भी आस्था बनती है, हिंदू सनातन की आस्था बनती है, इस्लाम की आस्था बनती है, ईसाई पंथ की आस्था बनती है, सिख पंथ को आप व्यक्तिगत रूप से घर के अंदर जो भी उसका विधि विधान है, जो भी संस्कार के अनुसार आप उसको निभाइए घर के अंदर। यानी पूजा करिए, अर्चना करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, धूपबत्ती दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, जो भी आपको पसंद आता है, और जो भी विधि विधान किसी का भी है वो करे, इबादत करे, सिजदा करे, नमाज पढ़े, कोई भी घर के अंदर। लेकिन हमारा जो वास्तविक और सामूहिक जो व्यवहार है, जो सोच है, वो भारतीयता है। इतनी मोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात और इतनी बेबाक बात को ये घुमा करके हिंदू एकता जाते हैं, तो हमेशा ये विखंडन की बात करते हैं। तो इतनी जो विखंडनकारी सोच है, भारतीयता की सोच को इस तरह से उसको नकारना और भारतीयता विरोधी होना और भारतीय एकता का और भारतीय एकता के स्थान पर बड़े घुमा करके जो है वो हिंदू एकता की बात करने वाला ये कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं। पिछले 2 एपिसोड में बताया गया था कि हमारे देश का जो मीडिया है वो बिल्कुल भारत विरोधी है लगभग, और उनमें सबसे ज़्यादा गद्दार किस्म का ये एनडीटीवी है और अपने को कहता है कि हम बहुत स्वतंत्र, ये करता है गद्दारी देश के साथ। उस गद्दारी का नाम दिया हुआ कि ये बहुत स्वतंत्र है। तो पिछले एपिसोड में बताया गया था कि ये जो मैंने इसका जो चरित्र है एनडीटीवी का, भारत के खिलाफ
जो है चीन के पक्ष में, दुश्मन चीन के पक्ष में, भारत के खिलाफ दुश्मन पाकिस्तान के पक्ष में, भारत के खिलाफ आतंकवादियों की तरफदारी, और देश में जितनी भी विखंडनकारी ताकतें हैं उनकी तरफदारी, और दिखाने का ये प्रयास करता है कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का हितैषी है। ये इस तरह की मानसिकता है। और जब ये जीएनपीसी का ये चमचा है, देखिए इसका जो संस्थापक है पढ़े रहा है, वो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कॉकस का चमचा है, वो पढ़े रहा है। तो ये उसका चरित्र है, और देश को जानना चाहिए कि ये जो जीएनपीसी है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का शोषण तो करती है, लेकिन उसके हितैषी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 60-70 सालों तक इसको डरा करके, हालांकि इसको डराने में अकेला जीएनपीसी नहीं है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डराने में वो असली हाथ है इस आरएसएस का। आरएसएस बोलता रहता है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। यही हमारे इस्लाम आस्था भारतीय भाई बहनों को डराने का असली कारण वही है। और इस आरएसएस के हिंदू राष्ट्र बोलने से ही बोलना ही असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को अपनी राजनीति, असदुद्दीन ओवैसी की पूरी राजनीति इसी पर टिकी है कि आरएसएस जो है वो हिंदू राष्ट्र की वो राजनीति करता है। तो इस विषय में भी भारतीय जनता दल ने कई बार इसी YouTube के इस वीडियो के पैगाम के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, और न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये दोनों चीज़ है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। हमारे संविधान की वो ताकत है। ये आरएसएस वाले भी और असदुद्दीन ओवैसी भी, ये दोनों के दोनों जरा जान लें कि जब जो पासपोर्ट लेके बाहर जाते हैं तो उस पासपोर्ट पर हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा रहता है। ये असदुद्दीन ओवैसी जरा बताएं कि जिस पासपोर्ट लेकर बाहर जाते हैं उस पर लिखा रहता है, वो जानते भी होंगे, लिखा रहता है भारत गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक। तो इस तथ्य का सम्मान करें असदुद्दीन ओवैसी और आरएसएस वाले भी, और देश को बरगलाएं नहीं हिंदू राष्ट्र का करके। तो हिंदू राष्ट्र बोल करके एक भ्रम दहशत हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में, और इसको राजनीति चमकाने का मौका देते हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उनको एक दहशत भ्रम का शिकार बनाना में ये आरएसएस और ये जीएनपीसी कांग्रेस दोनों की भूमिका है। और उस दहशत के द्वारा जो है वोट बैंक बनाना और उनसे वोट लेना, ये बराबर ये इस जीएनपीसी का एक घिनौना और लगातार 60-70 सालों तक इसके कारनामे रहे हैं। तो जहां एक और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का उनको डरा करके एक उनका शोषण करती रही है जीएनपीसी, लेकिन जिसके बूते वो सत्ता पर बैठी, सत्ता का भोग किया, वो उसको अच्छा और क्या व्यवहार किया इस जीएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये प्रति जो है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई भी पढ़ ले, वो सच्चर कमेटी इन्हीं जीएनपीसी वालों ने ही
गठित की थी, कॉन्स्टिट्यूट की थी। वो सचर कमेटी की रिपोर्ट बराबर कहती है कि इस जेएनपीसी ने 60-70 सालों में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सबसे गरीब, सबसे ज्यादा अशिक्षित और सबसे अधिक बेरोजगार, और उनकी माली हालत कहीं कहीं तो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन या हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, यानी जिनको आप लोग जो है शेड्यूल कास्ट करते हैं, उनसे भी बदतर है। तो ये व्यवहार है उसका। और इतना करने के बाद भी उसके नेता कहते रहते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं, गुप्त रूप माने अपने व्यक्तिगत वार्तालाप के दौरान ये कहते हैं कि ये मुसलमान यदि गटर में रहना चाहें तो गटर में ही पड़े रहें, गटर से बाहर निकालने की उनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं। इतनी बड़ी घिनौनी भावना ये जेएनपीसी रखती है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति, जिसका इसने 60-70 सालों तक लगातार वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल किया, शोषण किया है। मैंने ये इसका वो असली चरित्र है। और इसको खुद एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का एक नेता जो जेएनपीसी में है, वो कद्दावर नेता, उसने कबूला भी है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। ये भी वास्तविकता है। और उससे भी बड़ी बात, हमारे आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जरा उसको गौर से समझें कि एपीजे अब्दुल कलाम वो राजनीतिक नहीं थे, इस देश की प्रतिष्ठा थे, वो मिसाइल मैन थे, वो वैज्ञानिक थे। और हर एक भारतीय भाई बहनों के दिलों पर वो उसी सम्मान के साथ वो विराजमान है। वो एपीजे अब्दुल कलाम को इसी जेएनपीसी ने लालू प्रसाद यादव के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपमानित करवाया था। वो एपीजे अब्दुल कलाम जिसकी इज्जत जो है, इज्जत सम्मान जो हर एक भारतीय भाई बहन के दिलो दिमाग पर है, तो राष्ट्रपति के रूप में नहीं, किसी राजनीतिक और किसी राजनीतिक हस्ती के रूप में नहीं, वैज्ञानिक के रूप में, मिसाइल मैन के रूप में, देश जिस पर नाश कर सकता है, हमारे जो शस्त्र हैं, मिसाइल है, और मिसाइलों के जन्मदाता के रूप में, उसको इस जेएनपीसी ने इस लालू प्रसाद यादव के जरिए जो है राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये अपमानित करवाया था। और इतना ही नहीं, वो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हुए थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, जिसके विषय में मैंने बताया था, ये सारी चीज हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझे कि ये इसके मन में हमेशा कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों कभी भी सम्मान नहीं, इसके दिलो दिमाग पर कभी भी सम्मान नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। ये इस तथ्य को हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से उसको समझ लें। और जितना अच्छी तरह से समझ लेंगे उतना ही माने पूरे इस देश का भी कल्याण हो जाएगा और शायद उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं कि हमारे जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, जो कि जाने जाते हैं कि इतने माने अपने कितने सख्त थे, और उनके कई
ऐतिहासिक फैसले भी हैं। जैसा कि मैंने बताया था, प्रिव्यू पर्स का मामला जो आया था, उन्होंने जो जितनी तल्ख टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ, उसमें राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। तो वही जो ऐतिहासिक फैसला दिया था, जो कि राज्यसभा से एक वोट से गिर भी गया, फिर भी वो राष्ट्रपति ने उस पर वो सिग्नेचर कर दिया। तो उन्होंने तो हमारे न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से जो फैसला दिया था कि भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है, भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है जो जिसको चाहे उसको नवाब बना दे। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान से बंधा हुआ है। इस तरह से ऐतिहासिक फैसला, और राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी के मुंह पर तमाचा मारने वाले वही हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे। और एक विशेषता उनकी और भी है, वह इकलौते ऐसे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिनको भारत के राष्ट्रपति पदभार शायद 45 या 50 दिन के लिए संभालने का मौका मिला था। आप सभी लोग जानते होंगे, और आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि जिसमें मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति मौजूद ना हो, भारत के उपराष्ट्रपति भी मौजूद ना हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ही भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के अलावा कभी ऐसी स्थिति नहीं आई, ऐसी परिस्थिति नहीं आई। लेकिन वो सम्मान, वो मौका, वो इकलौते हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब को वो सम्मान मिला कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति पद का भी कार्यभार उन्होंने शायद 50 दिनों के लिए वो संभाला था। तो ये भी सम्मान उनको मिला हुआ। वो और इकलौते जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इतनी खूबियों वाला, इतनी विभूतियों वाला राष्ट्रपति को, इतनी विभूतियों वाला भारत के मुख्य न्यायाधीश को जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वसम्मति से जब भारत का उपराष्ट्रपति बनवाया, तो इसके बाद जब उनकी सरकार चली गई, जब मोरारजी देसाई की सरकार चरण सिंह की गद्दारी के कारण जब चली गई और इंदिरा गांधी जब वो सत्ता में आ गई थी, ये इंदिरा गांधी सरेआम हमारे उस उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब को सरेआम इसने अपमानित किया। उसने सरेआम बोला, उस गद्दार इंदिरा गांधी ने, कि ये हमारे उपराष्ट्रपति नहीं है, ये विरोधियों के उपराष्ट्रपति हैं। तो भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि कोई ऐसा मौका इस जेएनपीसी वाले नहीं छोड़ते हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो सम्मानित हस्तियां हैं, सम्मानित जो सम्मानित विभूतियां हैं, हर वक्त ये सब अपमानित करते रहे। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन ये इस जेएनपीसी के उस भ्रमजाल में कदापि न फंसे जो दिखाने का प्रयास करती है कि वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हमदर्द है। कदापि नहीं, सिर्फ वोट के लिए आपको वोट बैंक बनाने के लिए उसकी एक चाल है, उसकी एक साजिश है। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आए हुए जितनी भी सम्मानित हस्तियां रही हों, चाहे APJ अब्दुल कलाम रहे हों, चाहे हमारे जो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब हों, कोई भी हो,
उनको सम्मान देने के लिए उनको सम्मान देने के लिए ये सब तैयार नहीं है कभी भी। तो और उसी जीएनपीसी का जो कि हर वक्त जो है हमारे उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के सम्मान माने पूरे देश से सम्मानित विभूतियों को अपमानित करने वाली जीएनपीसी की गोद में ये हमेशा ये बैठा हुआ ये टीवी चैनल एनडीटीवी जो है, ये भी उसी तरह से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वो हमदर्द हितैषी दिखाने का एक नाटक करता है, एक दम भरता है, एक साजिश करता है। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन कदाप एनडीटीवी को कदाप न समझे कि वो हमारे वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वो हितैषी है, हमदर्द है या उनके हितों का रक्षक है। ये उसका ड्रामा है, इसका नाटक है। और इन्हीं सब के द्वारा एक तो जो है इस देश का घोर गद्दार है, अपने दुश्मन चीन के पक्ष में हमेशा माहौल बनाता है, अपने दुश्मन पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा माहौल बनाता है, आतंकवादियों की जो है वो तरफदारी करता है, और देश में जो भी विखंडन ला सकता है और जो भी भारत को नीचा दिखा सकता है उसका समर्थन करता है। मैंने बताया ना कि और तो हमने नहीं, अब हम तो हम कोई यानी टीवी चैनल तो नहीं खोल के बैठे हुए हैं ना, तो हम पत्रकार हैं। लेकिन एक चीज़ हमने खुद सामने देखा था कि जब जो है बालाकोट वाली स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट वाली, तो जिसमें कि हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान की बहुत अंदर जाकर के बालाकोट पर जो है जो आतंकी शिविर थे, आतंकी ठिकाने थे, माने वो टेररिस्ट कैंप थे, उसको नष्ट किया था। ये रवीश कुमार को मैंने देखा कि कह रहा है कि बालाकोट कहाँ है, पाकिस्तान में है कि भारत में है। इस तरह से हमारी वायुसेना को अपमानित करते हैं। तो हमेशा यानी भारत को अपमानित करने वाला, हमारी सेना को अपमानित करने वाला, हर चीज़ में ये एनडीटीवी और ये रवीश कुमार जो है, ये गद्दार रवीश कुमार वो शामिल रहता है। ये उसका प्रकरण इसलिए मैंने ला दिया है कि ये घूमकर कहता फिरता है कि हम नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू करना चाहते हैं और हमको इसका अवसर, इसकी अनुमति हमको नहीं मिल रही है। ये कहता फिरता है। जैसे जब ये खबर आई कि वो गौतम अडानी वो एनडीटीवी पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने उस एनडीटीवी के 29.18% का शेयर उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, और 26% के लिए उन्होंने एक ओपन ऑफर दे दिया है, और बहुत मुमकिन है कि शायद वो उनको मिल भी जाए और पूरा कब्जा ही कर लेंगे। खैर, तो किसी ने पूछा कि भाई क्या इस्तीफा दे रहे हैं? तो फिर उसने कहा कि मेरे इस्तीफे की खबर उसी प्रकार है जैसे कि हमको नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देने की खबर हो। मतलब ये बार बार शायद ये चुनौती देता होगा कि भाई मैं मोदी जी का मैंने इस तरह से दिखाता होगा कि मैं मोदी जी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मोदी जी में ये हिम्मत नहीं है कि वो रवीश कुमार को वो इंटरव्यू दे सके। तो वो ये दिखाने का की कोशिश उसकी रहती है इस गद्दार रवीश कुमार की कि देखिए, हमें इतनी हिम्मत है कि मैं बार बार इस चीज़ को चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और मोदी जी भाग रहे हैं।
मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जो है हमारे वो इंटरव्यू का सामना करें। इस तरह की बात वो कहने का प्रयास करता है। भारतीय अवाम ताकत दल का उस कन्हैया कुमार को, हालांकि भारतीय अवाम ताकत दल का तो वो गद्दार तो है, लेकिन जो उसका भ्रम है कि मोदी जी जो है उसके इंटरव्यू का सामना करने से भाग रहे हैं, सिर्फ उसी संदर्भ में भारतीय अवाम ताकत दल जानते हुए कि वो गद्दार है, लेकिन फिर भी देश के सामने उसको गद्दार के रूप में बेनकाब करने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल तैयार है। और वो चुनौती तो हम नहीं कर रहे हैं, हम खुद आह्वान कर रहे हैं रवीश कुमार को कि एक बार कम से कम हमारा वो ले ले वो इंटरव्यू, ये तो उसमें हिम्मत है। और वो ये ना समझे कि कौन है एसपी सिंह का हम क्यों लें इंटरव्यू। तो रवीश कुमार महोदय, मैं और भारतीय अवाम ताकत दल ये बताना चाहता है कि प्रधानमंत्री जो है वो जनता के नौकर है और मैं इस देश का नागरिक हूं, तो हमारी हैसियत व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के तो बराबर हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की हैसियत से लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जो हमारी हैसियत है नागरिक के रूप में, वो ऊपर है। इतना तुम भाई वो समझ ले रवीश कुमार। हो सकता है कि यदि हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हमारी हैसियत जो है नागरिक से, जो नागरिक की हैसियत है उससे कम हो जाए, वो मौका तब होगा। लेकिन अभी मैं इस देश का मैं जो नागरिक हूँ, मेरी हैसियत उस नरेंद्र मोदी से ऊपर है जो कि इसमें वो प्रधानमंत्री है। तो हैसियत, इसलिए हैसियत का तर्क मत देना। और रही बात भारतीय अवाम ताकत दल, चुनौती नहीं, ये बिल्कुल आह्वान करता है कि मेरा इंटरव्यू लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये तुम एक सवाल पूछोगे, 10 सवाल, मेरे 10 सवाल का जवाब देने के लिए भी जो है तुम तैयार होके आना। और मैं चाहता हूं कि ऐसा मौका तो है कि जनता के सामने मैं तुमको अच्छी तरह से, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैं कह चुका था कि हम तो चाहते हैं सामने आए, इनको चीर करके मतलब इनको अच्छी तरह से, जो कहते हैं कि हम बहुत स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं। रवीश कुमार जैसे गद्दार लोग जो है एक दम भरते हैं कि वो बहुत स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। तो तुम जैसे गद्दार लोग कितनी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हो, ये जानते हो कि तुम गद्दार हो, लेकिन एक बार जो है तुम्हारा जो असली चेहरा है, तुम्हारी जो वास्तविकता है जनता के सामने, वो जनता के सामने उसको चीर करके मैंने वो चीरने की आवश्यकता है। तो यदि हमारा इंटरव्यू करने की हिम्मत है तो भारतीय अवाम ताकत दल और मैं सीधे तुमको करता हूँ आह्वान, इंटरव्यू मेरा लो, लेकिन ये सोच के आना कि ये तुम एक सवाल करोगे तो 10 सवाल का जवाब देने के लिए भी जो है वो 10 सवाल का भी जवाब देने के लिए तैयार हो गया ना तुम। और देश कम से कम देखे कि तुम किस तरह के तुम जो है वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हो या जर्नलिज्म करते हो, और जो तुम्हारा दम है
और उसी समय ये साबित हो जाएगा कि तुम कितने बड़े देश के गद्दार हो, तुम दुश्मन चीन परस्त हो, तुम दुश्मन पाकिस्तान परस्त हो, पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमदर्द हो, और देश में जितनी भी विखंडनकारी ताकतें हैं उनके भी तुम वो तरफदार हो, और भारत को नीचा दिखाने वाली जितनी भी ताकतें हैं तुम उनके भी तरफदार। उसी समय भारतीय वाम ताकत दल उनको चीर करके, बेनकाब करके ये साबित करेगा। तो इसलिए भारतीय वाम ताकत दल फिर तुमको जो है वो आह्वान करता है, मेरा लो वो इंटरव्यू। अरे मोदी के यानी पीछे वो क्या पढ़े हो, क्या वो राष्ट्रवादी हैं? सिर्फ वो वोट बटोरते हैं जनता को भरमा करके। लेकिन भारतीय वाम ताकत दल कह रहा है अभी जो मैं इस देश का भारतीय नागरिक हूँ, मेरी हैसियत मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री के रूप में है, तो प्रधानमंत्री की हैसियत से मेरी हैसियत ऊपर है। एक बात और, भारतीय वाम ताकत दल का संदेश काफी लोग देख भी रहे हैं, और शायद तुमको भी देखने का मौका मिलेगा। और शायद तुम कहते होगे कि मैं तुमको तुम कहता हूँ। तुम इसलिए कहता हूँ कि तुम इस देश के गद्दार, गद्दारों को भारतीय वाम ताकत दल अब चूंकि सत्ता में नहीं है, सत्ता में होता तो उनका क्या हश्र करता, शायद इसका तुमको अंदाज नहीं है। ये मोदी महोदय जो राष्ट्रवादी बंदे हैं, तुम्हारे जैसे पत्रकारों को, देश विरोधी पत्रकारों को, गद्दार जो है वो और गद्दार पत्रकारों को पाल रहे हैं। यही तो बताना है देश को। तुम्हारा जो नाटक है कि हम तो बहुत स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, हम जनता की आवाज उठाते हैं, हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम चूंकि मोदी का विरोध करते हैं इसलिए लोग हमको गद्दार करते हैं। गलत। तुम देश विरोधी हो, और उस देश विरोध को छिपाने के लिए ये मोदी विरोध का तुम्हारा नाटक है। और नाटक क्यों है कि मोदी जी तो खुद पाल रहे हैं तुमको ना। तुम्हारे द्वारा मोदी का जो रट्टा लगता है, सिर्फ यही तो चाहते हैं बीजेपी वाले कि विरोधी ही सही, आलोचना ही सही, मोदी की कम से कम रट हो, लोग रटें। और तुम्हारे जैसे लोग जब रटेंगे तो और उनके पक्ष में जो है एक चुनावी माहौल बनेगा। ऐसी उनकी गणित है, ऐसी उनकी वो अरिथमेटिक है। तो हमारे देश के लोग समझें न समझें, लेकिन उनको समझना चाहिए कि तुम जैसे गद्दारों को मोदी जी इसीलिए पालते हैं। जब जरूरत इस बात की है, जितने भी गद्दार हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये केजरीवाल हो, चाहे टीएमसी वाली जो वो ममता बनर्जी हो, इनको देश से बाहर जो है गद्दारों को इस देश में रहने का अधिकार या अख्तियार बिल्कुल नहीं है। उनको देश के बाहर निकाल देना चाहिए, और बल्कि लात मार करके निकाल दिया जाए तो और बेहतर। लेकिन ये नकली राष्ट्रवादी जो कि इस देश को वो धोखा दे रहे हैं, तो इनके शासन में तुम वो शेर बन सकते हो, चूंकि तुम इनके द्वारा जो वो पाले जा रहे हैं। वास्तविकता यही है। तो खैर, बराबर ये जो दिखाने का प्रयास करते हो कि भाई कि हम मोदी जी का इंटरव्यू करना चाहते हैं और मोदी जी भाग रहे हैं, तो मोदी जी को छोड़ो, हमारा इंटरव्यू लो। और मैं भी उसको इस अवसर के रूप में मैं देख रहा हूँ कि तुमको अच्छी तरह से बेनकाब करने का, तुमको जो है चीर कर रख देने का, कि तुम इस देश के
वास्तव रूप में तुम कितने गद्दार हो वो साबित मैं कर दूंगा जनता के सामने। तो यदि हिम्मत है तो सामना करो। और ये वीडियो लोग देखते हैं, तुम्हारे यहाँ तक भी पहुंचेगा। तो हालांकि भारतीय ताकत दल तुम्हारे जैसे लोगों को चुनौती देने में भी, बल्कि इस देश के अवाम का अपमान है। लेकिन तुम इस देश के लिए बहुत कोड जो बने हुए हो, तो इस कोड का फिलहाल जो निदान बन सकता है, जो इसकी दवा बन सकती है, यही है कि हमारा साक्षात्कार लो, इंटरव्यू लो। लेकिन हाँ, सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा। हम भी तुम्हारे एक सवाल के बदले में 10 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल वो हम करेंगे। तभी तो तुम जो है वो बेनकाब होगे। और कम से कम जनता में जो ये भ्रम फैलाए हो झूठ का कि तुम बहुत वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हो, वो भी मुखौटा तुम्हारा जो है उतर जाएगा। और जनता का भी भ्रम जो है वो टूट जाएगा। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि एक बार वो हिम्मत करो, मेरा लो वो इंटरव्यू। और मैं खुले आम आह्वान करता हूँ, चुनौती तो नहीं, तुम्हारे जैसे गद्दारों को चुनौती देना जो है इस देश का अपमान है। तो खैर, तो अब देखिए, वो अब आवाम देखे कि ये गद्दार जो है वो ये रवीश कुमार जो है इसको किस रूप में लेता है और किस रूप में अपनी वो हिम्मत वो दिखाता है। तो बात चल रही थी कि ये मोदी महोदय कह रहे थे कि पता नहीं जात पात कब खत्म होगा। मोदी महोदय कितना ये भारतीयता विरोधी हैं, इसको भी देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है। ये अपने को भारतीय नहीं मानते हैं और हमारे देशवासियों को भी भारतीय नहीं मानते। और इसलिए वो भारतीय एकता के पक्ष में न होकर के हिंदू एकता की बात करते हैं। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें कि जो हिंदू एकता की बात करे, जो मुस्लिम एकता की बात करे, जो ईसाई एकता की बात करे, जो सिख एकता की बात करे, एकता ही नहीं, तब तो इस पर भी होगा कि तमिल एकता, मराठी एकता, बंगाली एकता। तो उसी प्रकार से जो है ये करने वाले तो ये भारत विरोधी ताकतों का काम है। तो हिंदू एकता की बात करने वाले वो देश विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं। इस बात को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल गौर से इसको समझें। तो मोदी महोदय का इस तरह से कहना कि जातपात कब खत्म होगा, सिर्फ जातपात, भाई ये वो कहते हैं भाई सभी जो संकीर्ण बातें हैं, चाहे जाति की, संप्रदाय की, भाषा की, प्रांत की, खत्म करके जो है वो भारतीयता के मंच पे आइए, भारतीयता अपनाइए, तब तो जो है तब तो कहीं कोई बात होती। तो ये बड़े छुपे हुए, ये सब बहुत छुपे हुए भारत विरोधी ताकतें हैं सब। अब ये तो दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भारत विरोधी ताकतें अब तक सत्ता पर वो काबिज रही हैं। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें जरा भी आश्चर्य की बात नहीं है। ये चेतावनी हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने दे रखा है कि ये भारत विरोधी ताकतें जो है, यानी उन अंग्रेजों के जाने के बाद भारत विरोधी ताकतें इस पर समाज को बांट करके उनके माने जो जातीय सांप्रदायिक भावनाओं का दोहन करके, शोषण करके, उनको उभार करके इस सत्ता पर काबिज होंगे। तो चाहे दुर्भाग्य कर लीजिए, चाहे वो भी कर लीजिए, यह भी जो है भारत विरोधी मंशा रखने वाले ये मोदी महोदय। अच्छा, वास्तविकता तो ये है कि ये सारी, अच्छा दूसरी कि ये माने जो
भारत माने जो इस देश की जो माने दुश्मन जो ताकतें हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको ये पाल रहे हैं। देखिए, इसमें यह है कि 2014 में के आसपास लोगों ने यह उम्मीद की थी कि जो ये जेएनपीसी जो है, उस समय का दृश्य लोग भूलते नहीं हैं। आए दिन महंगाई को बढ़ना, घोटाला, महंगाई घोटाला, इससे उस समय की आवाम हमारी त्रस्त हो चुकी थी, उब चुकी थी, और सोचते थे कि भाई मोदी जी को लाया जाए, कम से कम इस देश को जो है जेएनपीसी के अभिशाप से ये मोदी जी जो है वो मुक्ति दिलाएंगे, इसी आशा से। तो 2014 में इसी आशा से कि भाई राष्ट्रवाद कर रहे हैं, और इनके अलावा तो कोई वो राष्ट्रवाद पर बात करता ही नहीं है। तो ये जो इस देश की अभिशाप बनी हुई है कि हर वक्त महंगाई घोटाला जो चल रहा था यूपीए सरकार के दौरान, तो उससे ये मुक्ति दिलाएंगे। किसी को क्या पता था कि जिससे मुक्ति दिलाने के लिए अवाम ने, हमारे देश के अवाम ने, हमारे देश के आदरणीय भारतीय अवाम ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, और एक नहीं दो बार लगातार ये उसी अभिशाप जेएनपीसी के रक्षक बन जाएंगे। उससे निजात दिलाने की तो दूर की कौड़ी, उसी अभिशाप जेएनपीसी के ये रक्षक बन जाएंगे। जिस चीज को इस कड़वे तथ्य को भारतीय जनता दल आज करीब 3.5 पौने 4 साल से कह रहा है, या 4 साल से कह रहा है। अब तो कबूलनामा भी आ रहा है। अब तो जेएनपीसी के नेता वो माने इनडायरेक्टली और घुमा करके इसको कबूल भी कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं कि यदि बीजेपी जो है यदि बीजेपी हमको बचाती है, मेरी रक्षा करती है, तो यूट्यूब वाले सर को तकलीफ क्यों होती है? यूट्यूब वाले सर जो है वो बीच में क्यों आते हैं? तो एक तरह से जो है इनडायरेक्टली या अपरोक्ष रूप से कबूलनामा है जेएनपीसी का कि बीजेपी जेएनपीसी को बचा रही है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम जरा इस तथ्य पर गौर करें कि जिस अभिशाप यानी इस जेएनपीसी या कांग्रेस से निजात के लिए हमारी आवाम ने, हमारी आदरणीय आवाम ने या आपने इनको एक नहीं दो बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया, तो उससे निजात दिलाने के बजाय ये जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके माने चाहे गद्दारी का पाप हो, चाहे लूट का पाप हो, यानी उन पापों को भी ढक रहे हैं, और इसके द्वारा लूटे हुए जो लूट का जो माल है, जो कि विदेशी बैंकों में जमा हुआ काला धन है, जैसा कि मैंने बताया कि आज की तारीख में 12 से लेकर 13 लाख करोड़ के लूट का काला धन जो है विदेशी बैंकों में जमा, और उसका दुगना जो है अपने देश में होगा। और फिर कि यह देश की इतनी बड़ी लूटने वाली डकैत है, इस रूप में देश न जाने इसकी साजिश कर रहे हैं मोदी जी और बीजेपी वाले। और उससे भी बड़ी बात कि यह जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है इस समय। तो ये गद्दार के रूप में भी न जानी जाए, न देखी जाए और न समझी जाए, इसकी भी साजिश कर रहे हैं मोदी जी और बीजेपी वाले। और ये सवाल कई बार इसी यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से पूछा भी गया है कि मोदी महोदय जरा बताइए कि जो शख्स जो है डोकलाम के मुद्दे पर, देखिए वाकया तो कई है, डोकलाम के मुद्दे पर
जबकि जबकि हमारी सेना और चीन की सेना दोनों आमने सामने थी करीब 70-72 दिन। किसी भी वक्त दोनों के बीच में युद्ध छिड़ सकता था। उसी दौरान जो है ये राहुल गांधी हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलता है। क्या तब भी मोदी महोदय या बीजेपी वाले इस राहुल गांधी को देश का गद्दार नहीं मानेंगे? ये सवाल है। और 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके जो हमारा दुश्मन चीन की पार्टी से समझौता करके $800 मिलियन का रिश्वत जो है राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए लेकर के भारत का बाजार खोल देना और भारत और चीन के साथ लगी हुई जो है वो सीमा पर कोई सड़क न बना करके चीनी घुसपैठ को दावत देना, क्या यह देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है? मोदी जी बताएं। अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाना और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए दूध भेजना, वो नवजोत सिद्धू को भेजना दूध के रूप में, क्या यह देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है? मोदी जी बताइए, बीजेपी वाले बताएं। लेकिन देश के लोग जान रहे हैं इसको। हमारी सेना जब पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो हमारी सेना का हमारी भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और उसके मनोबल को कम करने के लिए सबूत मांगना, क्या यह भारत के खिलाफ गद्दारी नहीं है? मोदी जी बताइए, बीजेपी वाले बताएं। हमारी वायुसेना जब पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुस करके बालाकोट में स्ट्राइक करती है, तब फिर हमारी वायुसेना या हमारी भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए उसका मनोबल को कम करने के लिए जो फिर सबूत मांगना, क्या यह देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है? मोदी जी बताइए। बात असल है कि ये राहुल गांधी इस देश का घोर गद्दार है। और 2 साल पहले जो ये लद्दाख के मुद्दे पर जब चीन की सेना और हमारी भारतीय सेना दोनों आमने सामने थी, गलवान घाटी की भी घटनाएं हुई जिसमें कि हमारे कुछ 20 सैनिक मारे गए और हमारे 20 सैनिकों के बदले में हमने 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मारा। तो और उस दौरान ये गद्दार राहुल गांधी ग्लोबल टाइम्स जो है वहाँ का जो चीन का जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसी की बातों को उठा करके चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ हमेशा वो माहौल वो बना रहा था। क्या तब भी इस राहुल गांधी को देश का गद्दार नहीं मानेंगे? मोदी जी बताइए ना। ये गद्दार है, राहुल गांधी इस देश का बहुत खतरनाक गद्दार है। और लेकिन आप जो है कभी भी और आपकी बीजेपी इसको गद्दार के रूप में न जाना जाए, न देखा जाए, न समझा जाए, इसकी साजिश आप कर रहे हैं।
यही आपकी गद्दारी है। आप सीधे तौर पर इस देश के गद्दार नहीं हैं। इन सारे गद्दारों की गद्दारी को ढकने के कारण निश्चित है कि आप भारतद्रोही हैं, देश विरोधी, निश्चित रूप से। और मुखौटा आप पहने हुए हैं राष्ट्रवाद का। और तो और उसको अपने पाप भूलने का वो हर वक्त वो मौका देते हैं। अरे जिसको यदि वास्तव में हमारे देश में जागरूकता हो कि ये जो जितने भी ये जेएनपीसी के सुपर सालार मीडिया वाले हैं, एक कह रहा था कि चीन पर ये मोदी जी को घेरते हैं, चीन पर सवाल उठाते हैं। अरे कौन उठाता है? राहुल गांधी, जिसके बाप का नाना जो है दुश्मन चीन को वो लद्दाख का हिस्सा जो है सौंप दिया, 42,000 वर्ग मील, वो राहुल बोल रहा है। लेकिन ये मौका वो राहुल बोल रहा है चीन पर, लेकिन ये मौका यानी कौन दे रहा है? मोदी जी, इस गद्दार राहुल गांधी को। तो मोदी जी ये पूरा देश देख रहा है। और तो और वो गद्दार किस्म का कन्हैया कुमार आपको चुनौती दे रहा है कि इंटरव्यू के लिए, और आप भाग रहे हैं क्योंकि आप उसको गद्दार साबित कर सकते ही नहीं है। उसको गद्दार साबित करने की मंशा और वो मंशा और वो काबिलियत, मंशा भी काबिलियत भी सिर्फ भारतीय अवाम ताकत दल के पास है। जरा देखिए, और इससे भी साबित हो जाएगा। वो गद्दार कन्हैया कुमार आपको चुनौती दे रहा है कि वो आपका इंटरव्यू करना चाहता है, और आज तक आपने उसको परमिशन नहीं दिया। वो यही दिखाना चाहता है कि भाई कि मोदी जी उसके सवालों से भाग रहे हैं। आप में यदि हिम्मत होती तो बुला करके सामने जो है, हिम्मत होती है, वो काबिलियत होती है आप में, बुला करके उसी सामने जो है उसको गद्दार के रूप में साबित करते। तो जैसा कि इस एपिसोड में मैंने बताया, वो मौके का वो मौका जो है भारतीय जनता दल वो उस मौके की आशा में भारतीय अवाम ताकत दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से उस गद्दार कन्हैया कुमार को कहा कि उनको छोड़ो, तुम हमारा लो इंटरव्यू, और कम से कम देश देखेगा कि जिस इंटरव्यू से मोदी महोदय भाग रहे हैं, जिस गद्दार का सामना करने से वो भाग रहे हैं, उसी गद्दार को भारतीय जनता दल और मैं किस तरह से उसको चीर करके गद्दार के रूप में जो है उसको साबित किया जाएगा जनता के सामने। तो यही तो आपकी गद्दारी है मोदी महोदय। भारतीय जनता दल ने मुझे पहले ही बताया कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे लोग हैं, और विश्व की तुलना में कई खूबियां हैं हमारे लोगों में। प्रतिभाशाली है, टैलेंट है, काबिलियत है, सेविंग क्वालिटी है, परिश्रमी है, लेकिन सब तबाह हो रहा है इस देश में जो है, जो गद्दार जो बैठे हुए हैं, कोई आज से नहीं, उस जमाने से, जिनकी वफादारी जो है भारत के दुश्मनों के साथ होती है। और जिसको मैंने बताया था कि प्लासी का सन 1757 वाला युद्ध जो है, वह जो है वो एक वाटरमार्क है, जो दिखाता है कि इस देश में जो गद्दार हैं, या उनकी जो मानसिकता है, वह देश के लोगों के प्रति नहीं है,
देश के दुश्मनों के प्रति है। जो 1 लाख लोग जो तमाशा देख रहे थे, वो यदि चाहते तो जो गद्दारी कर रहा था मिर्ज़ा जाफर अपने ही नवाब से, जिसने कि महज 3 से ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के आगे उसने नवाब सिराजुद्दौला की या इस देश की 18,000 सेना का उसने जो है वो 18,000 सेना का उसने आत्मसमर्पण जो करवाया। तो वो 1 लाख लोगों में यदि ये भावना होती कि हमारा दुश्मन ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्लाइव है, वो अंग्रेज हैं, न कि नवाब सिराजुद्दौला, तो 1 लाख लोग जो है वो क्लाइव का भी, उससे 300 सैनिकों का भी, और जो गद्दारी कर रहा था मिर्ज़ा जाफर का भी वहीं पर इलाज करती होते। लेकिन नहीं, वो मानसिकता कह रही थी नहीं, हमारे देश का वो मानसिकता ये कह रही थी कि हमारा दुश्मन ये नवाब सिराजुद्दौला है, और हमारा मित्र, हमारा हितैषी क्लाइव है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। एक तो वो मानसिकता। और जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उस समय भी अंग्रेजों के साथ जो राजा, जो नवाब, जो जमींदार, और फिर इनकी जो चमचा मंडली भी कई छल्लों में होती है, कई रिंग होती है, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग और अप टू 6th रिंग, 6वीं। ये पूरी मंडली जो है उन अंग्रेजों के साथ ही थी। तो ये पूरी जो मानसिकता है हमारे देश के खिलाफ गद्दारी करने का और हमारे देश के दुश्मनों के साथ वफादारी करने का, तो उसी में ये जेएनपीसी है, उसी में जेएनपीसी है। और जेएनपीसी का चमचा जो चैनल जो आपका वो एनडीटीवी है, वो इसी देश में रहेगा, इसी देश की सुविधाओं का उपयोग करेगा, और जो है इसी देश का खाएगा और इसी देश की थाली में छेद करेगा। लेकिन इतना घिनौना गद्दार ये मीडिया और जेएनपीसी जो है, ये मोदी महोदय के द्वारा पाले जा रहे हैं। इसको दिखने की आवश्यकता है। तो खैर, फिर से उस गद्दार जो है वो रवीश कुमार को यह आह्वान है कि मोदी महोदय के पीछे पड़ने के बजाय तुम हमारा इंटरव्यू लो, और वो लाइव होना चाहिए। पूरी हमारे देश की जो आदरणीय भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, पूरे देश के लोग देखें। हाँ, और सिर्फ सवाल पूछने के लिए मत आओ, जो है यानी हमारे सवालों का हमारे भी सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार हो के तुमको आना पड़ेगा। तो इसके साथ आओ और ये मौका उठाओ। और मोदी जी से क्या मिलेगा? मोदी जी तो तुम्हारे से देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं, क्या मिलेगा उनसे? और तुमसे वो भाग रहे हैं। मैं तुमको वो बुला रहा हूं, तुम्हारे मन की जो भड़ास है वो इंटरव्यू लेने की, और देश को भी इंतजार है तुम्हारे जैसे गद्दारों को गद्दार के रूप में साबित करने की। तो आ जाओ। तो खैर, मैंने उसको एक मौका दिया है, आह्वान किया है। अब देखिए उसकी हिम्मत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। खैर एनीवे, लेकिन भारतीय भाई बहनों, भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए। अभी भी जो सूचना है कि अभी काफी तबके ऐसे बचे हुए हैं जो कि तमाशबीन वो बने हुए हैं। हमारा पूरा बौद्धिक वर्ग, हमारा जो, और काफी तबका हमारा जो सवर्ण का बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का अभी काफी तबका अछूता है। शहर में जो रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, और हमारे खास करके अभी ओबीसी और यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का तबका अभी बिल्कुल अछूता है। लेकिन वहां भी भारतीयता का संदेश जाने की जरूरत है।
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दल ये कह रहा है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है इसको देखिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, जन जन तक ये पहुंचे। यह हमारी दूसरी और वास्तविक आजादी की जंग है और इन काले अंग्रेजों से निजात पाने का और आपको मानसिक गुलामी के दलदल से निकालने का। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।